आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग 15। रावी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम ये शादी ज़रूर करेंगे। लगता है ये रावी पागल हो गई है। इसकी वजह से हमारे बने बनाए प्लान पर पानी फिर गया। बेवकूफ़ कहीं की। उन्नति का सारा गुस्सा रावी पर निकल रहा था। अर्जुन ने रावी से कहा, जवाब दो रावी, सब कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है। हम पहले दिन से जानते हैं कि अर्जुन जी नंदिनी जी से प्यार करती हैं। वो तो हमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। चाचा चाची के जाने के बाद हम अनाथ हो गए। इस वजह से अर्जुन जी हमसे शादी कर रहे हैं। हम कोई बेचारी नहीं है जो दूसरों की खुशियां तोड़कर अपना घर बसाएं। हम खुद को संभाल लेंगे अर्जुन जी, रावी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सब कोई नंदिनी की तरफ देखने लगे। नंदिनी भी काफ़ी हैरान हुई। वो रावी के पास जाकर बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों की शादी तो पहले से ही फिक्स थी ना, फिर बीच में मैं कहाँ से आ गई? आप ही हमारे लिए अपने जज्बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं ना, रावी ने कहा। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और आगे बोली, आप महसूस करें या ना करें, लेकिन हमें आपकी आंखों में आपके लिए प्यार सिर्फ दिखाई देता है। ये तो आज भी आपसे नज़र चुरा रहे हैं। मैं बस दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो अपनी जिद छोड़िए और एक दूसरे के हो जाइए। रावी की बातों के जाल में अर्जुन और नंदिनी भी आ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था। उन दोनों को साथ देखकर रावी को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने हल्का हंसते हुए कहा, देखिए, आप दोनों की आंखें भी आपके प्यार की गवाही दे रही हैं। अब जिद छोड़िए। उसने हंसी के पीछे अपने दिल के दर्द को छुपा लिया। एक पल के लिए अर्जुन और नंदिनी एक दूसरे में खो गए और महल में हो रही अनहोनियों को रोकने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था, एक पल के लिए वो इसके बारे में भी भूल चुके थे। अर्जुन ने सवालिया नजरों से नंदिनी की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी। हाँ, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, अर्जुन ने खोए हुए स्वर में कहा। रावी ने नंदिनी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से अपनी अंगूठी निकालकर अर्जुन के हाथ में थमाते हुए कहा, तो फिर इस सगाई की अंगूठी पर हमारा नहीं, नंदिनी जी का हक है। उर्मिला या बाकी में से कोई और अर्जुन को रोक पाता उससे पहले उसने वो अंगूठी नंदिनी की उंगली में पहना दी। अंगूठी पहनने के बाद नंदिनी को ऐसे लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ थम सा गया हो। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नंदिनी ने वो अंगूठी पहनी, ऊपर के कमरे में मौजूद सुभद्रा को एहसास हो चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रक्रिया को शुरू करने का समय हो गया है। हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। रावी अर्जुन को पाने के लिए प्रताप सिंह का साथ दे रही थी। उसने बलि देने में उनका साथ देने के लिए जैसे तैसे अर्जुन और नंदिनी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। थैंक यू नंदू, अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा। इसी के साथ उसका ध्यान टूटा। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। उसके देखने का तरीका काफ़ी अलग था। हेजल ने उसे नोटिस करते हुए कहा, यह हम सबको ऐसे क्यों देख रही है जैसे हम सब इसके लिए अननोन हो? उर्मिला बधाई देने के बहाने नंदिनी के पास आई और उसके गले लगकर कान में बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, हमने तुम्हें अर्जुन से दूर रहने के लिए कहा था ना? पागल तो नहीं हो गई हो? जानती हूँ ना तुम कौन हो। नंदिनी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तुरंत उनसे अलग। हमें कल के हिसाब से प्लान कर लेना चाहिए। कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हमें बहुत कुछ करना है। नंदिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा और उसे वहां से ले जाने लगी। उसका बर्ताव उन सबको काफी अजीब लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे नंदिनी बोल रही थी वैसे वैसे सुभद्रा के होंठ हिल रहे थे। ये शब्द उसके थे जो वो नंदिनी से कहलवा रही थी। हमारा काम हो गया, चलिए कल की विधि की तैयारियां करते हैं, सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा। उसका बर्ताव अर्जुन को काफी हैरान कर रहा था। सबके सामने तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे के अंदर आते ही उसने नंदिनी से पूछा, कहीं तुम सबके सामने कोई ड्रामा तो नहीं कर रही थी? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो ना? तुम्हें पता है ना तुम चंद्रवंशी हो और हम दोनों की शादी हुई तो? अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले नंदिनी के उसके होंठों पर उंगली रखी और धीमी आवाज़ में कहा, ज़्यादा मत सोचो। मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और तुम तो पहले से ही मुझे पसंद करते थे। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन? अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरी। नंदिनी ने अपनी अंगूठी अर्जुन के होंठों से हटा ली। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। इस बार नंदिनी थी जो अर्जुन के पास आई थी। अर्जुन ने उसे अपने इतना पास देखकर सोचा, ये मेरे इतने पास है, फिर भी वो एहसास क्यों नहीं हो रहा जो पहले होता था? ऐसा लग रहा है ये मेरी नंदू नहीं है। उसे नंदिनी के बर्ताव पर शक होने लगा था। उसका ध्यान उन बातों से हटाने के लिए नंदिनी ने उसे गले लगाया और कहा, इस वक्त हमें सिर्फ हम दोनों और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें पता नहीं हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। कौन सी जिम्मेदारियां? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। कभी सुना नहीं बड़े बूढ़ों को कहते हुए कि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं? मैं उन्हीं जिम्मेदारियों की बातें कर रही हूँ, नंदिनी ने हंसकर कहा। अर्जुन ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो उससे अलग होकर बोला, आर यू श्योर कि तुम मुझसे आज रात ही शादी करना चाहती हो? तुम्हारे पेरेंट्स नाराज तो नहीं होंगे ना?
आज रात? नहीं, हम आज रात को शादी नहीं कर रहे, हम कल को शादी करेंगे। मैं चाहती हूँ जो रस्में तुमने रावी के साथ की वो सब मेरे साथ करो, नंदिनी ने कहा। ठीक है। अर्जुन नंदिनी के सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, पर वो जिस तरीके से बात कर रही थी उसे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था। अर्जुन ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर गौरव को मैसेज किया। जल्दबाजी में वो मैसेज में कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाया। उसने गौरव को सब गड़बड़ है इतना ही लिखा था। वहीं उसका मैसेज देखकर गौरव, जो कि बाकी टीम मेंबर्स के साथ मौजूद था, उसने कहा, देखा ना, मैंने कहा था ना, मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। अचानक नंदिनी को क्या हो गया जो वो लगाने लगी। अब तो उसे अर्जुन से शादी करने के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा। हाँ, जब हम उससे बातें करने के लिए कमरे में जा रहे थे तब उसने देख लिया था कि हम उस तरफ आ रहे हैं, फिर भी उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्नति ने कहा, तो क्या नंदिनी पर किसी ने काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा? अगर उसकी और अर्जुन की शादी हो गई और फिर उन दो लोगों ने उसकी बलि दे दी तो? हेजल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, वो मेरी बहन है, पार्थ बोला। मुझे लगता है उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है। जब हम लोग ऊपर थे तब वो बिल्कुल ठीक थी और नीचे आए तब उसका बिहेवियर अचानक से बदल गया। सारी बात जानने के बाद राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह भी परेशान हो गए। हमें जिसका डर था वही हुआ। जरूर उन्होंने किसी अभिमंत्रित की हुई चीज़ को नंदिनी से जोड़ दिया है और वो उनके बस में हो गई है। हमें उस चीज़ को उससे अलग करना होगा, तभी वो पहले जैसी हो पाएगी, राजकुमारी नंदिनी ने बताया। पर वो क्या चीज़ हो सकती है? जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो हमें उसे नंदिनी से अलग कैसे कर पाएंगे? पार्थ ने परेशान होकर कहा, यह हमें उनकी शादी से पहले पता लगाना होगा। जहाँ तक हमें याद है हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई थी। राजकुमारी नंदिनी अपने वक्त की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह बोले, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं राजकुमारी? उन्होंने आपको वश में करने के लिए उपहार के रूप में गहने के साथ हमें आपके पास भेजा था। याद है विदाई के वक्त आपकी माँ ने सबसे छुपकर आपको एक धागा बांध दिया था? उसकी वजह से हम आपको वो पहना नहीं पा रहे थे। गहना? राजकुमार नंदिनी ने उसकी बात को दोहराया और फिर आगे कहा, उन्होंने नंदिनी को भी कुछ गहना या कपड़ा दिया होगा। हमें जल्द से जल्द इस बारे में कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। नंदिनी अर्जुन के कमरे में बेड पर सोई हुई थी तो वहीं अर्जुन वहाँ पास लगे सोफे पर सो रहा था। राजकुमारी, आइए, आपको आपका फर्ज अदा करने की रस्म शुरू करनी है। अचानक नंदिनी के कान में एक आवाज़ गूंजी और वो एक झटके के साथ उठ गई। उसने ऊपर का दरवाज़ा खोला और अपने कदम महल की ऊपरी मंजिल पर बढ़ा रही थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और वह सीधे सामने की तरफ देख रही थी। इस बीच एक बार भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई। राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह और राजकुमारी नंदिनी ने उसे ऊपरी मंजिल पर जाते देखा तो वो भी हैरान रह गए। जैसे ही नंदिनी के ने कमरे में प्रवेश किया उन चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुभद्रा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, ये वही लड़की है जो उस दिन कमरे में आई थी। हमने आपसे कहा था ना कि हमने चंद्रवंशी को महसूस किया है, वो स्वयं यहाँ चलकर आई थी। ये वही लड़की है। ओह, तो यह वंशी लड़की है। हमने इसे पहले महल में नहीं देखा, जरूर उर्मिला ने इसे छुपा कर रखा होगा। प्रताप सिंह ने जवाब दिया। वो अपनी जगह से उठे और नंदिनी को हवन कुंड के पास लेकर आए। इसके कपड़े तो देखो कितने अजीब हैं। सुकृति ने मुंह बनाकर नंदिनी के कपड़ों की तरफ देखा। इसने शॉर्ट्स के ऊपर टी शर्ट डाल रखी थी। नीचे बैठ जाओ, सुभद्रा ने नंदिनी से कहा। इसी के साथ वो नीचे बैठ गई। उसने उसके हाथ पर कुछ अभिमंत्रित धागे बांधने शुरू कर दिए। वो साथ में कुछ मंत्र भी बुदबुदा रही थी। किसी की तरह का हवन शुरू किया। जैसे जैसे सुभद्रा बोल रही थी नंदिनी वैसे ही कर रही थी। सब कुछ काफ़ी जल्दी में घटित हो रहा था। कुछ विशेष प्रक्रिया करने के बाद सुभद्रा ने नंदिनी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी। जवाब में नंदिनी ने इतना ही कहा। ये राजकुमार नंदिनी की वंशज है और इसका नाम भी नंदिनी है। इसके शरीर से उसी शक्तिशाली ऊर्जा का संचरण का अनुभव होता है जो राजकुमार नंदिनी में था, सुनैना ने कहा। अर्जुन अपने कमरे में सोया हुआ था। वो नंदिनी के सोने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने दोस्तों से बात करने जा सके। उसका इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। उसे पता भी नहीं चला। वो जल्दी से उठ घबरा कर उठा। बुरा सपना देखने की वजह से वो पसीने से लथपथ था। वही सपना। सबके सामने कितना भी झूठ बोलने की कोशिश कर लो कि मैं इन सब में यकीन नहीं करता, पर सच तो ये है कि इन सपनों से अब मुझे डर लगने लगा है। मैं कैसे बलि देने के लिए उसे बड़े दादा के पास लेकर जा सकता हूँ? आई होप कि ये सब बस सपने ही रहें। अर्जुन ने सर पकड़ कर कहा। अर्जुन ने खुद को सामान्य करने की कोशिश की और अपने मन में कहा, पता नहीं कब नींद आ गई, अब तक सो गई होगी। ये सही मौका है सबसे बात करने का। वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। फिर नंदिनी का ख्याल आने पर उसने लाइट जलाई और बिस्तर की तरफ देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। उसे वहाँ ना देखकर अर्जुन परेशान हो गया। अब ये कहाँ चली गई होगी? बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो गौरव से बात करने के लिए जा रहा था, तभी उसे सामने से पार्थ आता दिखाई दिया। उसके साथ राजकुमारी नंदिनी और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह भी थे। ऊपर जो भी नंदिनी के साथ हुआ था उसके बारे में उन्होंने पार्थ को सब कुछ बता दिया था। अर्जुन को सामने देखकर पार्थ भी जल्दी से उसके पास जाकर बोला, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नंदू बहुत बड़े खतरे में है।
कौन सा खतरा? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। इस वक्त तो वही सबके लिए खतरा बनी हुई है, उसे किससे खतरा हो सकता है? राजकुमारी नंदिनी ने बताया कि नंदिनी के ऊपर किसी तरह का जादू टोने का यूज किया गया है, इसके चलते उसने तुमसे शादी के लिए हाँ कही। पार्थ ने उसे जल्दी जल्दी में सब संक्षेप में बता दिया। उनकी तरफ चलकर आ रहे गौरव ने उन्नति और हेजल से कहा, पार्थ ने उन लोगों को भी बुलाया था, नंदिनी कहाँ है और तुमने इतनी अर्जेंट में कॉल करके क्यों बुलाया पार्थ? उन्नति ने पूछा। पहले महल के टॉप फ्लोर पर चलते हैं, रास्ते में सब बता दूंगा, पार्थ ने जल्दबाजी में कहा और सीढ़ियों की तरफ तेज कदमों से चलने लगा। सब उसके पीछे आ रहे थे। याद है ना शाम को हमारी क्या बात हुई थी? नंदिनी के ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किया गया है। राजकुमारी नंदिनी ने उसे प्रताप सिंह के कमरे में जाते देखा। वो ज़रूर उससे कुछ उल्टा सीधा करवा रहे होंगे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो उनकी बात नहीं सुन रही थी। अब हमें भी कुछ करना होगा, ऊपर जाते हुए उसने जल्दबाजी में बताया। वो लोग महल की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन वह लोग सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन्होंने अपने सामने एक बड़ी सी दीवार महसूस हुई। वो चाहकर भी महल की ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे। अब ये क्या नया स्यापा है यार? पार सर पकड़कर बोला। जरूर ऊपर वो लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं, तभी यहाँ सुरक्षा दीवार बनाई गई है। हमें इसे भेदने की कोशिश करते हैं, राजकुमारी नंदिनी ने कहा और वो उस दीवार के आर पार जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें भी एक झटका लगा। उन सबके चेहरे पर निराशा के भाव थे। मुझे डर लग रहा है, कहीं नंदू को कुछ होता होगा तो नहीं। अर्जुन को नंदिनी की फिक्र हो रही थी। अपनी साधना पूरी होने के बाद सुभद्रा ने कहा, रक्तबंधन की प्रक्रिया के लिए इसकी और अर्जुन की शादी होना जरूरी है, पर आपकी लंबी उम्र के लिए हम अभी इसके रक्त को कालखोर को अर्पित कर सकते हैं। सुभद्रा ने अपने पास रखा खंजर लिया, नंदिनी के हाथ को पकड़कर आगे किया। उसके हाथ के नीचे वही खंजर रखा हुआ था जो उस दिन नंदिनी ने उनके कमरे में देखा था। सुभद्रा ने बड़ी क्रूरता के साथ मुस्कुराते हुए नंदिनी की कलाई पर एक बड़ा सा कट लगाया। उसका किया घाव काफी गहरा था। नंदिनी के तेजी से खून बहने लगा जो उस घड़े के अंदर गिर रहा था। नंदिनी के साथ जो भी हो रहा था वो उससे बेखबर थी। नंदिनी प्रताप सिंह के कमरे में मौजूद थी। वो यहाँ अपनी तीनों रानियों के साथ मिलकर नंदिनी को कालखोर को रक्त अर्पित करने की प्रक्रिया करवा रहे थे। उचित पर हम पट्टी कर दीजिए, उसके बाद हम रक्त अर्पित करने कालखोर के मंदिर जाएंगे। अपनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुभद्रा ने नंदिनी को आदेश देते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अपना फर्ज मत भूलना। कल रात तुम्हारी अर्जुन के साथ शादी है और शादी के बाद तुम दोनों सीधे यहाँ आओगे। जी। नंदिनी ने इतना ही कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो वहां से बाहर चली गई। जैसे ही नंदिनी कमरे से बाहर निकली, सुभद्रा की बनाई वो दृश्य दीवार टूट चुकी थी। गौरव उस दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। जैसे ही वो दीवार वहां से गायब हुई, उसे धक्का लगा और वो पीछे की तरफ गिर गया। अब यहाँ कोई दीवार नहीं है, उसने खुश होकर कहा। दीवार के टूटते ही सब लोग ऊपर जाने लगे। वो लोग तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे। वहां एक घुमाव पर उन्हें नंदिनी बेहोश मिली। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। अर्जुन उसे उस हालत में देखकर घबरा गया। वो जल्दी से उसके पास गया। नंदू, नंदू उठो, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा। राजकुमारी नंदिनी का ध्यान उसके हाथ पर बंधी पट्टी की तरफ था। उसे देखने के बाद उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। क्या हुआ राजकुमारी, आप क्या सोच रही हैं? महेंद्र प्रताप सिंह ने पूछा। आप में से किसी का भी ध्यान इनके हाथ की बंधी पट्टी पर नहीं गया। पहले इनको चोट लगी नहीं थी। यहाँ पर घाव होना इस बात का संकेत है कि उन्हें प्रताप सिंह की उम्र बढ़ाने के लिए पर्याप्त रक्त मिल गया है, राजकुमारी नंदिनी ने गंभीर आवाज में कहा। उनमें से पार्थ के अलावा कोई और राजकुमारी नंदिनी को नहीं सुन सकता था। पार्थ ने जब उनकी बात सुनी तो वो चौंक गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे वो इसकी मर्जी के खिलाफ इसका खून नहीं ले सकते? बोलते हुए पार्थ की आवाज़ भारी हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे। ये तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन चौंक कर बोला। अभी अभी राजकुमारी नंदिनी ने क्या कहा, तुम हम सबको बताओ। पार्थ की बात सुनकर सब सकते में आ गए। हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसने नंदिनी को उनके वश में कर दिया है? उन सबको वहीं रुकने का बोलकर अर्जुन नंदिनी को लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने उसे वहां बिस्तर पर लेटाया। तुम्हें कोई अपने वश में भले ही कर ले, लेकिन तुम नंदिनी हो, मेरी मिस चंद्रवंशी, जो सिर्फ अपने दिल की करती है। हमेशा अपने ही दिल की करना और किसी की मत सुनना। बोलते हुए अर्जुन भावुक हो गया। उसने नंदिनी के माथे पर किस किया, वहां से बाहर जाने लगा। वो वहां से उर्मिला के कमरे में गया। पता नहीं आधी रात को क्या इमरजेंसी आ गई जो इस तरह दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। रविंद्र प्रताप बड़बड़ाते हुए उठे और लाइट जलाई। उर्मिला दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो सामने अर्जुन था। अर्जुन को बाहर देखकर रविंद्र प्रताप सिंह का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमें दिन में तो चैन नहीं मिलता, लेकिन कम से कम रात को तो आराम से सोने दिया करो। कभी तुम्हें किसी से शादी करनी होती है तो कभी किसी से। अब आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रविंद्र प्रताप गुस्से में अर्जुन को डांटने लगे। अर्जुन उर्मिला देवी को अपने कमरे में लेकर गया। उसके कमरे में नंदिनी उसके बेड पर सो रही थी।
माँ, मेरे पास अभी कुछ समझाने का टाइम नहीं है। काश हमने आपकी बात पहले ही मान ली होती तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस मेरा साथ दीजिए माँ। बोलते वक्त अर्जुन की आंखें छलक गई। उर्मिला देवी ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाया। अर्जुन ने उन्हें गले लगा लिया। हम हमेशा से आपके भले और जीत की कामना करते आए हैं, आज भी करेंगे। आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। उर्मिला देवी ने उसको सहलाकर कहा। अर्जुन उनसे अलग हुआ। उसने एक नज़र नंदिनी की तरफ देखा और फिर वहां से बाहर चला गया। नंदिनी के जरिए चंद्रवंशी रक्त मिलने के बाद प्रताप सिंह अपने तीनों रानियों के साथ सामने के कमरे में आए। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरा किसी गड्ढे में परिवर्तित हो गया। वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां चंद्रवंशी बहुओं की लाशें गड़ी हुई थी। कालखोर के मंदिर पहुंचने का रास्ता यही था और उसी रास्ते के बीच आपने इन सबकी लाशों को गाड़ दिया, सुनैना ने कहा। ये इस जगह पर हैं तभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ सोच समझ कर ही हमने इन्हें यहाँ गाड़ा था। सुभद्रा ने इस बात पर सख्त होकर कहा। आप तीनों आपस में नोकझोंक करती हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं। प्रताप सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। वो हमेशा से हमें ये जगह पसंद थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जगह क्या है और इस तक पहुंचने और वापस आने का रास्ता क्या हो सकता है। ये जगह सिर्फ हमारे आने जाने के लिए है, वरना इस जगह से निकलने के लिए किसी और इंसान को इस जगह का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। सीधी भाषा में कहूँ तो यहाँ से निकलने के लिए किसी और को उसकी जगह से इस स्थान पर कैद होना होगा। रास्ते में जाते हुए उनकी नज़र उस मैदान पे पड़े हड्डियों के कंकाल पर गई जो पारस का था। लगता है ये भी गलती से इस कमरे में आ गया होगा। और देखो तो सही, बेचारे का क्या हाल हुआ है, सुकृति बोली। देखने में वो जगह बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी, परंतु वहाँ अनगिनत पेड़ लगे हुए थे। हर एक पेड़ को किसी न किसी चंद्रवंशी बहू की लाश के पास लगाया गया था, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि कहाँ कहाँ किसकी कब्र बनी हुई है। उस जगह की मिट्टी काली थी। ये वही जगह थी जहाँ पहले उन्नति, हेजल और गौरव गलती से फंस गए थे। उसके बाद पारस ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो तीनों आज़ाद हो गए और उनकी जगह पारस उस जगह में कैद हो गया। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर नजर आया। वो कालकोर का मंदिर था। उसे देखने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब वो प्रताप सिंह की लंबी उम्र के लिए नंदिनी का रक्त अर्पित करने जा रहे थे। ये उनकी पहली जीत थी। पास अच्छा अवसर है जब प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां महल की ऊपरी मंजिल पर मौजूद नहीं हैं। वो लोग भी उसी कमरे में गए। हम उनके पीछे जाकर उस जगह के रहस्य के बारे में पता लगा सकते हैं, राजकुमारी नंदिनी ने पार्थ से कहा और उसने उन सबको बताया। हम अपना काम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी किसी को होना ज़रूरी है जो यहाँ रहकर हमारी हेल्प कर सके, गौरव बोला। ठीक है, फिर तय रहा। उन्नति और हेजल यहीं पर रुककर हमारी हेल्प करेंगी। हम उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। पीछे से तुम दोनों बड़े दादा साहब और उनके तीनों रानियों के आने का इंतज़ार करोगी। अर्जुन, गौरव और पार्थ राजकुमार नंदिनी के साथ उस जगह पर जा रहे थे, तो वहीं हेजल और उन्नति राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के वहाँ पर रुककर प्रताप सिंह और उनकी तीनों पत्नियों के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग उस गड्ढे के जरिए उसी जगह पर पहुंच गए जहां थोड़ी देर पहले प्रताप सिंह अपनी तीनों रानियों के साथ गए थे। ये वही जगह है जहां हमें गाड़ा गया था और बाकी के चंद्रवंशी बहुओं को भी। बोलते हुए नंदिनी को ध्यान पेड़ों की तरफ गया। उन्होंने आगे कहा, गलती से भी इन पेड़ों को छूना मत। हर एक कब्र के पास एक पेड़ लगाया गया है। इस जगह को आग लगाने के बाद हम यहाँ से थोड़ी राख अपने साथ ले चलेंगे और फिर उसे गंगा जल में बहा देंगे। अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। इन पेड़ों से बचते हुए बाहर की तरफ चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए, राजकुमार नंदिनी ने कहा। जैसे जैसे वो राजकुमार नंदिनी की बताई हुई दिशा में चल रहे थे, वैसे वैसे ढोल नगाड़ों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद सभी पेड़ खत्म हो गए और वो लोग एक खाली मैदान के आगे थे। वहाँ से कुछ दूरी पर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह हो सकती है, पर हमें उस मंदिर में चलकर देखना चाहिए। शायद वहाँ हमें जलाने का सामान, यहाँ तक कि गंगा जल भी मिल सकता है, अर्जुन ने कहा। तभी राजकुमारी नंदिनी ने पार्थ से कहा, इन्हें बोलिए कि बिना सोचे समझे कहीं मत जाएं। ये जगह पवित्र नहीं है तो यहाँ किसी ईश्वर का मंदिर भी नहीं हो सकता। सामने मौजूद मंदिर कोई आम जगह नहीं थी। वो कालखोर का प्राचीन मंदिर था जहाँ प्रताप सिंह अपने तीनों रानियों के साथ नंदिनी का रक्त अर्पित करके कालखोर की पूजा कर रहे थे। अर्जुन ने आपसी सहमति से उन सभी चंद्रवंशी बहुओं का अंतिम संस्कार करने की सोची। उन्हें जलाने के लिए ज़रूरी सामान ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ पर एक मंदिर में गए। मंदिर के अंदर झांकने पर वो चारों दंग रह गए। वहाँ प्रताप सिंह अपने तीनों रानियों के साथ कालखोर की पूजा कर रहे थे। उनकी पूजा अंतिम चरण में थी, जहाँ वो नंदिनी का रक्त अपनी लंबी आयु के लिए कालखोर को अर्पित करने जा रहे थे। मैं ये नहीं होने दूंगा,
भगवान हमारे साथ हैं, तभी उन्होंने हमें इस जगह तक पहुंचाया है। उन सबको देखकर अर्जुन गुस्से में बोला। वो जल्दबाजी में अंदर जाने लगा। तभी राजकुमार नंदिनी ने अपनी शक्तियों से उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। ऐसा करने के बाद राजकुमार नंदिनी ने पार्थ से कहा, उसे बोलो जल्दबाजी में कोई बेवकूफ़ी ना करे। अगर तुम तीनों ने इनकी पूजा में ज़रा भी दखल देने की कोशिश की तो ये तुम्हारी जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगी। राजकुमार नंदिनी सही कह रही है अर्जुन। पूजा समाप्त होने के बाद सुभद्रा ने रक्त का मात्र उठाया और प्रताप सिंह को देते हुए कहा, लीजिए स्वामी, रक्त अर्पित कीजिए। प्रताप सिंह ने सुभद्रा के हाथ से वो कटोरा लिया और कालखोर की मूर्ति का रक्त से अभिषेक किया। बाहर से देख रहे अर्जुन, गौरव और पार्थ को काफ़ी हैरानी हुई। अब तक उन्होंने सुभद्रा, सुनैना और सुकृति को मूर्ति के रूप में देखा था। अब उनकी मूर्तियां हिल रही थी और साथ में बात भी कर रही थी। ये सब देखकर उन्हें भय का अनुभव हुआ। रक्त अर्पित करने के बाद प्रताप सिंह को अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। उनके शरीर से पीली रोशनी निकल रही थी। वो अब दिखने में पहले से जवान नजर आ रही थी। और सोचिए, कल अर्जुन और उन लड़की की शादी के बाद जब हम उनका रक्त बंधन करवाएंगे और कालखोर को अर्पित करेंगे तो उसके बाद क्या होगा। यह हमारी अंतिम बलि है। उसके बाद हमें सबसे छुटकारा मिल जाएगा और हमारी मूर्तियां सजीव हो जाएंगी। सुभद्रा ने बताया। ये नई बात थी जो अर्जुन और उसके दोस्तों को पता चली थी। वो ये सुनकर हैरान हो गए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो मर चुके हैं, फिर ये वापस जिंदा कैसे? अर्जुन ने पूछा। उन सबके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे। जैसे प्रताप सिंह अपने तीनों रानियों के साथ बाहर निकले, वहाँ रेत का एक भयंकर तूफान आया। आसमान काला होने लगा और चारों तरफ काली मिट्टी उड़ने लगी। लगता है हमें यहाँ काफ़ी समय हो गया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो सब हम पर हमला बोल दें। सुनैना ने चिंतित स्वर में कहा, हमें इस तूफान को शांत होने का इंतजार करना होगा, शायद उसके बाद हम अपना काम कर सके। पार्थ बोला। अर्जुन ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। तभी राजकुमार नंदिनी ने कहा, नहीं, इंतजार करने का समय नहीं है। ये एक अच्छा अवसर है जब सभी चंद्रवंशी बहुएं अपनी कब्र से बाहर निकली हैं। यह ऐसा समय होता है जब उनकी शक्तियां चरम पर होती हैं। और ऐसा क्यों है? पार्थ ने पूछा। इस सब की बलि एक ही समय पर दी गई थी। जब भी इनकी बलि का समय होता है उनके मन मस्तिष्क की यादें जागृत हो जाती हैं और ये बदला लेने को आतिर हो उठती हैं। इस वक्त में इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। हमने इनके साथ कुछ वक्त बिताया है, हम इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते पर इस समय से अच्छी परिचित हैं। राजकुमार नंदिनी ने चंद्रवंशी बहुओं से जुड़ी कुछ बातें उन्हें बताई। एक बात पूछे, आप और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से बाहर कैसे निकले? और यहाँ से बाहर निकल गए तो महल के बाहर क्यों नहीं गए? या आप लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हुई? गौरव ने पूछा। हमारे शरीर आज भी इसी जगह पर दफन है। उसकी अंतिम क्रिया ना होने की वजह से हमें पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाई। राजकुमार नंदिनी अपनी अंतिम आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें कहानी बताने लगी। तब ये अचानक सभी चंद्रवंशी बहुएं जाग गई। महेंद्र प्रताप और तीनों रानियों पर हमला बोल दिया। तब महेंद्र प्रताप ने अर्जुन की बाकी सबके साथ मिलकर उनको जलाने में मदद की ताकि उनको मुक्ति मिल सके। उसमें राजकुमारी नंदिनी और उनके राजकुमार का शव भी शामिल था। उनको आज मुक्ति मिल गई थी। अर्जुन नंदिनी को लेकर वापस महल आ गया था और सारी बात अपनी माँ को बता रहा था। उन चारों को वहां देखकर उन चंद्रवंशी बहुओं ने उन पर हमला बोल दिया। उन सब से बचने के लिए बड़े दादा साहब और उन 3 रानियों ने हमें उन चंद्रवंशी बहुओं को जलाने में मदद की। आप जो कलश देख रही हैं वो उन्हीं की अस्थियों का कलश है। हमें उसे गंगा जल में प्रवाहित करना है। अर्जुन ने पूरी बात उर्मिला के सामने रखी। सारी बात जानने के बाद उर्मिला के चेहरे पर निराशा के भाव थे। चंद्रवंशी बहुओं के साथ राजकुमार नंदिनी और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह का शरीर भी था, तो उन्हीं के साथ उनकी भी मुक्ति हो गई। अब तक उनके साथ होने से काफ़ी मदद मिल जाती थी, पर इस बात की संतुष्टि है कि वो एक अच्छी जगह पर हैं। अर्जुन ने आगे कहा, तुम सच में बहुत भोले हो, या कुछ ज़्यादा ही, और वो कुछ ज़्यादा ही चालाक। तुम लोग अभी भी समझ नहीं पाए कि उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की होगी। वो तुम्हें कमज़ोर करना चाहते थे। अगर राजकुमार नंदिनी यहाँ पर होती तो नंदिनी और तुम्हारी शादी रोकने का हर संभव प्रयास करती। यही एक थी जो उनकी शक्तियों के आगे टिक सकती थी, पर अब तुम लोग पूरी तरह कमज़ोर हो चुके हो। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ मुझ पर यकीन रखिए। अर्जुन ने उर्मिला का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे। और रात को? नंदिनी ने उठते ही शिकायतें शुरू कर दी। अर्जुन उसकी बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही वो फिर बोल पड़ी। खैर छोड़ो, मुझे बेवजह की बातें करके हम दोनों का मूड खराब नहीं करना। आज हम दोनों की शादी है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कहकर वो अर्जुन से लिपट गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम काफ़ी कमज़ोर भी लग रही हो। हम ये शादी बाद में। अर्जुन नंदिनी को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर वो गुस्सा हो गई। पर आज तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती नंदिनी। आज ग्रहण का दिन है, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। उर्मिला नंदिनी को समझाने की कोशिश कर रही थी। शादी की तैयारी कीजिए, हम दोनों शादी करेंगे, अर्जुन ने नंदिनी का साथ देते हुए कहा, ताकि उसे उन पर शक ना हो।
नंदिनी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। उर्मिला ने भी ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। नंदिनी के बर्ताव और हाव भाव से साफ दिख रहा था कि वो खुद के होश में नहीं है, उसे कोई और नियंत्रित कर रहा है। तभी हेज़ल वहाँ आई। मैं तुम्हें यहाँ एक सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, हेज़ल ने चहक कर कहा। उसकी बातों से अर्जुन का ध्यान टूटा। कैसा सरप्राइज़? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। वो तो तुम्हें बाहर चलकर ही पता चलेगा। हेज़ल ने उसे उस वक्त कुछ नहीं बताया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उतारने लगी। अगर तुम्हें सरप्राइज़ चाहिए तो यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। चलो मेरे साथ बाहर चलकर अपनी आंखों से खुद ही देख लो मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रही हूँ। बाहर आते ही नंदिनी ज़ोर से चिल्लाई। ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो दौड़कर सामने की तरफ जाने लगी। हेज़ल ने उसके लिए जो भी सरप्राइज़ तैयार किया था वो उसका ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी था। अब अर्जुन और उसके बाकी टीम मेंबर्स अपने अपने काम पर लग सकते थे। जी नमस्ते। रविंद्र प्रताप सिंह नमन और टीना के पास जाकर बोले, मैं अर्जुन का पापा हूँ। जानता हूँ बच्चों ने काफ़ी जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, आपके भी अचानक इससे लंदन से इतनी दूर आना पड़ा, पर यकीन माने नंदिनी को यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। रविंद्र प्रताप सिंह उनसे काफ़ी नरमी से बात कर रहे थे। आपसे मिलने के बाद कुछ तसल्ली हुई, वरना हेज़ल से नंदिनी की अचानक शादी का सुनकर हम तो घबरा ही गए थे, नमन ने कहा। उसके बाद अर्जुन ने नमन और टीना को अपने दोस्तों से परिचय करवाया। पार्थ जब से अंदर आया था वो नमन की तरफ काफ़ी गौर से देख रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, याद आ जाए। अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे याद आया तो वो चिल्लाकर बोला, याद आ गया। क्या याद आ गया? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। यही कि मैंने इन्हें कहाँ देखा है। आपको मैंने अपनी फैमिली एल्बम में अपने डैड की फ़ोटो के साथ देखा था। मेरे डैड को पुरानी फ़ोटो संभाल कर रखने की आदत है और जब भी कोई फेस्टिव होता है तो वो हम सबकी एक साथ बिठाकर हमारी पूरी फैमिली की फ़ोटो दिखाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपकी भी फ़ोटो देखी थी, पार्थ ने बताया। और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कहाँ से हो तुम? नमन पार्थ के पास आकर बोले, यहाँ बोलना मना है पर हम लोग विक्रमगढ़ से हैं, महाराजा सूरज प्रताप सिंह के राजघराने से। मेरे डैड का नाम मिस्टर रमन सिंह है। फिलहाल हम लोग दिल्ली में रहते हैं। पार्थ ने अपने परिवार का पूरा परिचय दिया। उसके सब कुछ बताने पर नमन की आंखें नम हो गई। उन्होंने भारी स्वर में कहा, वो मेरे बड़े भाई हैं। एक पल के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। नंदिनी ने उसे चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरे रियल कज़िन हो। वैसे पापा आप मुझे मेरी फैमिली से दूर रखने की कितनी भी कोशिश कर लें, देख लीजिए हम मिल ही गए। नमन ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। पार्थ उनके गले लग गया। मुझे नहीं पता था आप दोनों के बीच क्या मनमुटाव है, पर वो आपको बहुत याद करते हैं। आज भी फैमिली एल्बम में आपकी फ़ोटो है और वो हम सबको ज़बरदस्ती वो दिखाते रहते हैं। दोपहर के लगभग 11 बजे के करीब अर्जुन नंदिनी की हल्दी की रस्म की जा रही थी। वही हल्दी के तुरंत बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। नंदिनी के मेहंदी लगाने की वजह से उसका पूरा ध्यान अर्जुन से हट चुका था और वो वहीं प्रताप सिंह और तीनों रानियों की भी पूरी तैयारियां देखकर काफ़ी खुश थी। इन सब के बीच अर्जुन, गौरव और पार्थ के साथ उन्नति कमरे में मौजूद थी। उन्होंने हेज़ल और उन्नति को उन सब पर नज़र रखने के लिए छोड़ दिया था, जबकि वो तीनों अंदर प्लानिंग कर रहे थे। देखो, एक बात तो साफ है कि हम कुछ भी करके शादी को रोक नहीं सकते। हमें कुछ ऐसा ही प्लान बनाना होगा जिसमें हम शादी के तुरंत बाद नंदिनी को इस महल से दूर ले जाएं, ताकि वो प्रताप सिंह और उन तीनों रानियों तक ना पहुंच पाए। अर्जुन ने सुझाव दिया। हाँ, मैं शादी का मंडप माता रानी के मंदिर के सामने बनवा दूंगा। उनके सामने आते ही तीनों मूर्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। शादी से पहले की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब शादी की तैयारियां चल रही थी, जहाँ नंदिनी दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी। हमारी शादी में हमारे खानदान की वो तीनों खास कुलवधुएं भी शादी में शामिल हों, जिन्होंने इस वंश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। याद है ना, उस दिन ऊपर उन तीनों मूर्तियों की पूजा चल रही थी। मैं चाहता हूँ वो मेरी शादी में शामिल हों। जैसे ही अर्जुन ने कहा, प्रताप सिंह का चेहरा उतर गया। उनकी क्या ज़रूरत है? उनकी उपस्थिति बस पूजा अनुष्ठान के लिए करवाई जाती है, न कि शादी जैसी। प्रताप सिंह बहाने से अर्जुन को टालना चाह रहे थे। उनकी बात पूरी होती उससे पहले अर्जुन फिर बोल पड़ा। नहीं दादा साहब, उनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और का पता नहीं, लेकिन मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरे आगे की ज़िंदगी संवर सके। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई दादा साहब, उन तीनों मूर्तियों को यहाँ ले आएंगे। रविंद्र प्रताप ने अर्जुन की बात पर हामी भरी। फिर उन्होंने प्रताप सिंह से कहा, दादा साहब आप ऐसा कीजिए, उन तीनों की मूर्तियों को नीचे ले आइए। अगर आपको ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है तो ऐसा करते हैं किसी और को भेज देते हैं। नहीं, हम ले आते हैं, प्रताप सिंह ने झट से कहा। वो नहीं चाहते थे उनके कमरे में कोई और जाए। उन्होंने अर्जुन की तरफ गुस्से में घूर कर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। घर वालों के सामने ये अर्जुन को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे। प्रताप सिंह चुपचाप ऊपर अपने कमरे में सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियाँ लाने के चले गए। ऊपर जाते हुए उन्होंने अपने मन में सोचा,
अभी तुम्हें जितना हवा में उड़ना है उड़ लो अर्जुन, थोड़ी ही देर में तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे, फिर उड़ना तो दूर की बात, चल भी नहीं पाओगे, एक मुसीबत आन पड़ी है। अर्जुन चाहता है कि आप तीनों की मूर्तें शादी में शरीक हों, हम सबके सामने सच भी नहीं बता सकते। आप जानती हो वो बचपन से कितना जिद्दी है, जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी वो शादी की भी कोई रस्म नहीं करेगा। प्रताप सिंह ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये तो सच में चिंता का विषय है। वहाँ देव स्थान बना हुआ है, हम तीनों नहीं गई तो निष्क्रिय हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर सुभद्रा भी परेशान हो गई, और कोई रास्ता भी नहीं बचा। हम जानते हैं आप तीनों को तकलीफ होगी, आप तीनों मात्र एक मूर्ति बनकर रह जाएंगी, आपकी शक्तियाँ भी काम नहीं करेंगी, पर और कोई रास्ता नहीं है, हमें आपको नीचे ले जाना होगा, प्रताप सिंह ने कहा। शादी की सारी रस्में विधि विधान से की जा रही थी। गौरव और पार्थ की पूरी नज़र प्रताप सिंह की लाई तीनों मूर्तियों पर थी। उन्नति और हेजल भी उन्हें वहाँ से हटाने का मौका देख रही थी। तीनों मूर्तियों में कोई हलचल नहीं हो रही थी, वो मात्र पत्थर की मूर्तियाँ बनकर रह गई थी। शादी की रस्में करते वक्त पंडित जी ने रमन और टीना को वहाँ बुलाया। अब आप विधि पूर्वक अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए और उसकी उम्र भर साथ निभाने का वचन लीजिए। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, उसका हाथ नंदिनी की अंगूठी को छू गया। उसको छूते उसे चीखें सुनाई देने लगी। अर्जुन ने अपना हाथ इसे छुड़ाना चाहा, लेकिन शादी की विधि होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसने नंदिनी के हाथ की तरफ देखा, ये वही अंगूठी थी जो उसने सगाई करते वक्त पहले रावी को दी थी, बाद में नंदिनी को पहनाई थी। ये तो वही रिंग है, इसका मतलब इसी रिंग के जरिए नंदिनी को उन्होंने अपने काबू में किया है। मुझे अच्छे से याद है, सगाई से पहले बड़े दादा सा ने ये अंगूठी दी थी। आई थिंक उन्हें इसी अंगूठी के जरिए पता चल गया होगा कि रावी एक चंद्रवंशी लड़की नहीं है। अर्जुन समझ गया था प्रताप सिंह ने क्या चाल चली थी।